हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख रहे थे अपने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में, यूरोप में राष्ट्रवाद को, ये आपके जो हिस्ट्री है कक्षा 10 का, ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसको हम देखे थे सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को, और उस फ्रांस में जो क्रांति हुई उसको, और उसके बाद जो अगला पॉइंट हम देखे थे वो देखे थे हम इटली का एकीकरण को। तो इटली का एकीकरण समझने के बाद हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे थे, और जर्मनी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो समझेंगे जर्मनी किस तरह से, जर्मनी के एकीकरण में किन किन लोगों का योगदान रहा उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं अपने गलती को सुधार रहा हूँ। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको गेरिबाल्डी के बारे में बताया, गेरिबाल्डी के बारे में बताया, तो गेरिबाल्डी के बारे में आपको क्या बताया? गेरिबाल्डी के बारे में बताया था कि गेरिबाल्डी का जीवनी जो है राजा राम मोहन राय ने, खोल कैसे सब करो, गेरिबाल्डी का जीवनी जो है राजा राम मोहन राय ने लिखा है। तो वहां पर थोड़ा सा मिस कर गए हम, आपको क्या बता दिए, राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो गेरिबाल्डी का जीवनी इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये एकदम 100% सही है। गेरिबाल्डी का जीवनी लिखे थे इसने। देखिए, मिस होने का कारण ये रहता है कि कई ऑफलाइन क्लास में मैं हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, तो कई जगह हिस्ट्री का ही टॉपिक चलता रहता है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को चलता रहता है, तो बार बार आगे पीछे हो सकता है, वो गलतियाँ हो सकती है, गलतियाँ आपसे भी हो सकती है, गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो गलती को सुधार के आगे बढ़ता है वही बेहतर है, ठीक है। तो आइए समझेंगे इसको, आगे देखेंगे। यहाँ पर जब देख लेंगे लाला लाजपत राय, तो आप लिख लीजिएगा कि गेरिबाल्डी का जीवनी किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने गेरिबाल्डी का जीवनी लिखा है। आज के टॉपिक जो हम लोग का है वो जर्मनी से रिलेटेड है, और जर्मनी से आगे जो भी कंट्री है उससे रिलेटेड है। वहाँ पर कैसे राष्ट्रवाद, यूरोप के अंदर जो कंट्रियाँ हैं और देश जो है, यूरोप एक महादेश है, और यूरोप के अंदर जर्मनी है, यूनान है, हंगरी है, डेनमार्क है, हंगरी है, उसका डेनमार्क तो एक जगह था, इसमें डेनमार्क को इग्नोर कीजिए, हंगरी बाद पोलैंड को देखिए, पोलैंड के बाद बोहेमिया को देखिए, ये सब कंट्री यूरोप में है। और ये सब कंट्री जब यूरोप में है तो यूरोप में सब जगह कहीं कहीं राष्ट्रवाद पनपा, और किस प्रकार पनपा, कैसे राष्ट्रवाद आया, उसको हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जर्मनी को देखेंगे हम, जैसा कि अपने वीडियो में बता चुके थे, जर्मनी जो है, जर्मनी में और इटली में, यहाँ दिख रहा है कैमरा, जर्मनी में और इटली में एक साथ, यानी एक समय पर एकीकरण हुआ। यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में ही हुआ। लेकिन हम बताए थे कि आपको इटली वाला में तो ज्यादा वार पढ़ना नहीं पड़ा था, ज्यादा दाव पे चलते, 2-3 आदमी को पढ़े थे, यहाँ पर एक ही आदमी को पढ़िएगा, बिस्मार्क को पढ़ना है आपको, बिस्मार्क को पढ़ना है बस। रक्त, अब देखिए बिस्मार्क के बारे में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो अगर थोड़ा सा, अगर जर्मनी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में क्वेश्चन आकर रखते हो हम लोग नहीं थे, चलिए उससे पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं जर्मनी से। जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। अगर आपसे पूछ दें तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित, छोटे बड़े राज्यों में। और इसको ये जो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित है, इसको जो है 39 जर्मन राइनसंघ, 39 जर्मन राइनसंघ, इसको 39 को मिला के बांट दिया, कौन, नेपोलियन। तो इसके बारे में आपसे पूछेगा कि 39 जर्मन राइनसंघ का स्थापना किसने किया, तो यहाँ पर बोलना है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। इसी कारण जो है नेपोलियन को, यही कारण है कि नेपोलियन को यहाँ जर्मनी में जो है राष्ट्रवाद का जन्मदाता बोला जाता है, नेपोलियन को जर्मनी में राष्ट्रवाद का जन्मदाता बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में ही क्या किया था, जर्मन राज्य संघ का निर्माण कर दिया था। आप जब जर्मनी को आप थोड़ा सा और क्लोज से देखेगा तो जर्मनी एक उत्तर साइड एक दक्षिण साइड, जर्मनी में एक उत्तर साइड, जो कि आपका एनसीईआरटी जो कह रहा है उस बेस पे हम बता रहे हैं आपको, एक उत्तर साइड और एक दक्षिण साइड। एक चीज और साथ में समझिए, ईसाई धर्म में 2 तरह के मानने वाले रखते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो पोप को, यानी पोप को अपना सर्वोच्च नहीं मानते, और ये जो कैथोलिक होते हैं वो पोप को अपना सर्वोच्च मानते हैं। यही दिया हुआ है, कैथोलिक जो होता है वो पोप को अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता मानते हैं, ठीक है, धर्म के मामले में पोप को, लेकिन ये पोप को नहीं मानते हैं प्रोटेस्टेंट। अब है क्या कि ये जब जर्मनी का स्थिति हम लोग पढ़ेंगे तो जर्मनी के उत्तर साइड में, उत्तर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट, उत्तर जर्मनी में कौन था, प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक थी, लेकिन वही दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक की संख्या अधिक था। तो यहाँ पर थोड़ा सा धार्मिक रूप भी ले सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। पूछेगा आपसे उत्तर जर्मनी में, जर्मनी के उत्तरी भाग में कौन लोग जाते थे, तो प्रोटेस्टेंट, और जर्मनी के दक्षिणी भाग में कौन लोग जाते थे, तो कैथोलिक। ये जो प्रोटेस्टेंट लोग थे
यहाँ पर आपको जैसा बुक में हम थोड़ा देखें, बुक को अगर स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उत्तर जर्मनी जहाँ प्रोटेस्टेंट मंतावलियों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ परसा सबसे शक्तिशाली राज था। यहाँ जर्मनी में ही आपको परसा का याद रखना, यानी कि जहाँ पर ये था वहाँ पर सबसे शक्तिशाली राज कौन था? परसा। कौन था? परसा। और ये लोग क्या करते थे? परसा में बैठ के अपना मीटिंग वगैरह करते थे, जो भी चीज़ रहता था। वहीं अगर और देखें, इसको समझे, अपना प्रभाव बनाए हुए थे। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक राज्यों में प्रतिनिधि सभा को डाइट, यानी यहाँ जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे, प्रतिनिधि सभा जो ये थी, इसका प्रतिनिधि सभा क्या बोला जाता था? डाइट बोला जाता था। क्या बोला था? डाइट। ठीक है, आगे हम लोगों को समझना है कि किस तरह से हम लोग आगे और पढ़ेंगे और बिस्मार्क तक समझने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कॉन्ट, हम्बोल्ट, अर्नर, जेकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। परसा का चांसलर जो हेगेल के विचारों का समर्थक और काफ़ी प्रभावित था हेगेल के विचार से। तो ये जो देखिए परसा का चांसलर आपसे पूछेगा, देखिए परसा का चांसलर अगर आपसे पूछे क्या कहना है? बिस्मार्क। क्या कहना है? बिस्मार्क। और बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था। हीगेल कौन था? एक दार्शनिक था, यानी फिलोसफर था जो अपना नॉलेज रखता था किसी भी मामले में। तो हीगेल के विचार से प्रभावित था कौन? बिस्मार्क। और बिस्मार्क देखिए, आप मेजनी के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेगा तो बहुत सारे लोग हीगेल के विचार से प्रभावित थे। हीगेल एक दार्शनिक था। और ये कौन था? ये कौन था? परसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क के बारे में अब हम लोग आ ही गए हैं तो बिस्मार्क और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझेंगे बिस्मार्क के बारे में आगे। बिस्मार्क परसा का चांसलर था, हीगेल के विचारों का समर्थक था। ठीक है, और ये जर्मनी के एकीकरण में इसका भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, बिस्मार्क जो है जर्मन डाइट में परसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों का समर्थक था। जर्मन संसद यानी डाइट, यानी जर्मन संसद को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट। जर्मन संसद को डाइट बोलते हैं। जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। वह उसकी कूटनीतिक सफलता की चाह थी। उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व देता था, है ना। बिस्मार्क के बारे में जब पढ़िएगा तो बिस्मार्क का मानना यह था कि बिस्मार्क चाहता था कि सैन्य शक्ति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण को, है ना, रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सदस्य को बोला था। ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति, तो इसका समर्थक था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क परसा का चांसलर था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी जो है कितने राज्यों में विभाजित था? 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। अब एकीकरण की तरफ हम बढ़ाते हैं इसको, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। एक चीज यहाँ पे याद रखना जालबेरिन के बारे में। जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था थी, जो व्यापारियों की संस्था थी जालबेरिन। इसका उद्देश्य था, ये संस्था थी जालबेरिन संस्था, ये एक फाउंडेशन था, संस्था था। इसका उद्देश्य था कि जर्मनी के अंदर जो है जर्मन राइन संघ के अंदर, जर्मन राइन संघ के भीतर जो शुल्क है, जो व्यापार शुल्क है, शुल्क को समाप्त करना। ठीक है, जो व्यापार शुल्क लग रहा है उसको, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जालबेरिन क्या थे, तो आप इसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, बैठ जाओ कहीं पर। जालबेरिन का सिंपल जवाब दीजिएगा आप, क्या? जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? जर्मनी के अंदर जो शुल्क लग रहा है, भीतरी शुल्क जो लग रहा है जर्मनी के अंदर, उसको समाप्त करना ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, देखिए फ्रैंकफर्ट की, अब देखिए जब आगे चल के हम लोग देखेंगे तो दो युद्ध को हम लोगों को देखना है। ठीक है, और दो युद्ध को किस प्रकार देखना है? देखिए परसा युद्ध लड़ेगा तभी तो जीतेगा, बिस्मार्क के नीति से, बिस्मार्क के कूटनीतिक से। तो पहला युद्ध देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। एक है सेडोन का युद्ध। ठीक है, सेडोन और सेडोवा। अरे लोग को बोलो, चुप नहीं, आवाज आ रहा होगा। 1866, ये किसके बीच हुआ? यहाँ पर खेल खेलेगा परसा के बीच, और जो 1866 में हुआ वो पहले तो जर्मनी डेनमार्क पर आक्रमण किया 1864 में। ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया बिस्मार्क ने। ठीक है, उसके बाद सेडोवा का युद्ध जो हुआ वो 1866 में हुआ। किसके से हुआ? परसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, परसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, परसा क्या करता है? जीत जाता है, ऑस्ट्रिया हारता है। परसा किसके सहयोग जीता है? फ्रांस से। पहले बोले थे ये कूटनीतिक था, कूटनीतिक मतलब चालबाज, एकदम तेज था। और दूसरा युद्ध लड़ता है सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध कब लड़ा?
1800 किसके किसके बीच हुआ? ये परसा तो रहेगा ही नहीं सर, जर्मनी। और इधर क्या था? इधर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इधर फ्रांस था। इस बार साथ कौन दे रहा था? इटली। और इटली का भी देख ही रहे थे, इस बार ये हार गया, ये जीत गया। तो इस तरह से परसा जो है यहाँ भी सफल और यहाँ भी सफल। बात नहीं करो फिर आवाज आएगा इसमें, तो फिर दिक्कत हो सकता है। इस तरह से जो है सेडोन का युद्ध और सेडोवा का युद्ध दोनों युद्ध समझ में आ गया, परसा वाला और ऑस्ट्रिया वाला, परसा वाला फ्रांस वाला। तो इसमें देखिए इटली के साथ लिया, इसमें फ्रांस के साथ लिया, फ्रांस के साथ लेकर ऑस्ट्रिया को हराया और इटली के साथ फिर फ्रांस को हरा दिया। इस तरह से युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो ये स्ट्रांग हुआ, और स्ट्रांग हुआ तो ये कहीं ना कहीं एक संधि होगा, ट्रीटी होगा। तो 10 मई 1871 को 10 मई 1871 को एक संधि हुई, जिसका नाम क्या क्या रखा गया? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 को। तो इस तरह से इसी संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी कब हुआ? 1871 में। इसी संधि आपसे पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत संपूर्ण हुआ, तो आपको एकदम आंसर बताना है क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जो जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो पाया फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। तो यहाँ पर हमारा जर्मनी वाला जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। आगे जो है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित है? हेगल से। बिस्मार्क का नीति के धारक तो हम लोगों की नीति। जालबर्न के ऐसी व्यापारियों की संस्था जो जर्मन राइन संघ 39 जर्मन राइन संघ के भीतर का शुल्क समाप्त करने का प्रयास किया गया था, और इससे एकता लाने का प्रयास किया गया था कि व्यापारियों में आर्थिक रूप से एकता हो, ठीक है। और सेडोन का युद्ध कब? 1870 में हुआ। सेडोवा का युद्ध कब? 1866 में हुआ। परसा ऑस्ट्रिया के बीच परसा जीता। सेडोन का युद्ध परसा और फ्रांस के बीच कौन जीता? परसा जीता। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871। इसी संधि के तहत क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ाएंगे अगला देश के बारे में, जिसमें यूनान आ जाएगा। यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। यूनान में आप देखते हैं, चलिए यूनान को देखते हैं और समझते हैं। जिस तरह से जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, जिस तरह से इटली में हुआ, जिस तरह से आपको फ्रांस में हुआ, तो यूनान भी तो एक देश था। और यूनान की सभ्यता और संस्कृति जो है पूरे यूरोप में बहुत माना जाता है उसको, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया? यूनान में राष्ट्रीयता का हो गया। तो हम लोग समझेंगे यूनान को। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूनान पर किस देश का आधिपत्य था? तो यूनान पर तुर्की का आधिपत्य था। अरे भाई बंद करो मोबाइल को, कौन चला रहा है मोबाइल? यूनान पर किसका आधिपत्य था? तो तुर्की का आधिपत्य, तुर्की का आधिपत्य था। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूनान के लोग जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। यूनान में एक आपको नाम रखना है, हितेरिया फाइल्स संस्था का गठन। देखिए जैसे भारत में बहुत सारे संस्था का गठन हुआ, क्यों हुआ? तो राष्ट्रवादी आंदोलन को, राष्ट्रवादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवादी मूवमेंट को तेजी गति दिलाने के लिए। तो वैसे यूनान में हितेरिया फाइल्स नामक संस्था का गठन हुआ। वो हुआ गठन कहाँ पर? ओडिशा में, है ना। ओडिशा नामक स्थान पर इसका गठन हुआ, ठीक है। ओडिशा नहीं, ओडिशा, ओडिशा नामक स्थान पर ये प्रयास चल रहा था। लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद का भावना आ गया था और प्रयास कर रहा था कि आज़ादी मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? जब ये मूवमेंट सबसे तेजी का पकड़ा, जब एक इंग्लैंड का व्यक्ति था, जो इंग्लैंड का एक कवि था, वो आके इस आंदोलन में यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यूनान के राष्ट्रवादी आंदोलन में आके कूद गया, और उन जो राष्ट्रवाद इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो शहीद हो गया। अब पूरा यूनान के लोगों को समझ में आने लगा कि कोई व्यक्ति हमारे लिए शहीद हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन, है ना। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, जो लॉर्ड बायरन, ठीक है, शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए यूनान के राष्ट्रवादी के, यूनान के स्वतंत्रता के लिए। और अगर समझना है लॉर्ड बायरन कहाँ के, तो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है। आप देखिए यूनान को फिर जैसे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन सबको, महात्मा गांधी के अलावा भी बहुत अन्य नेता भी लीड कर रहे थे। वैसे यूनान में जो है, यूनान में आपको पूछ दे कि यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? तो अलेक्जेंडर चिप्सलैंडी, है ना। यूनान के राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व अलेक्जेंडर, यहाँ याद रखना, अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी। तो अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी नामक व्यक्ति था जो यूनान में जो राष्ट्रवादी आंदोलन को लीड कर रहा था। सेम है जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी सब कर रहे थे, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना होगा। उसके बाद देखिए, जैसे यूनान
में इस व्यक्ति का मृत्यु हुआ और लोगों में ग्लोबल स्तर पर इसका प्रचार होने लगा। यूनान में तुर्की बहुत दिक्कत कर रहा है, यूनान जो उपनिवेश बनाया हुआ है तुर्की उस पर बहुत जुल्म ढा रहा है। तो इस तरह का जब चर्चा होने लगा तो यहाँ यूनान का साथ देने आ जाएगा कौन कौन? यूनान का साथ देने आ जाएगा कौन कौन? रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। और वहीं तुर्की जो उपनिवेश बना उसका तो कोई साथ देगा? तो उसका साथ दे रहा था मिस्र। तो आप बताइए कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में कौन जीतेगा? तो आप कहिएगा क्या कि यूनान जीत जाएगा। तो बस ऐसा ही हुआ कि नवारियो है नवारिनो की खाड़ी में पानी तो कहीं पे है, नवारिनो खाड़ी में युद्ध हुआ या नवारिनो खाड़ी में टकराया युद्ध में, ठीक है। कब? 1826 में। नवारिनो डेट नहीं दिया हुआ इसमें, नहीं दिया हुआ डेट, तो डेट हम बोल नहीं सकते हैं इसमें क्योंकि बुक में भी नहीं दिया हुआ। नवारिनो खाड़ी में इन दोनों का युद्ध होता है। ऐसे इसमें देखिए नवारिनो खाड़ी में 27-26 के बाद ही दिया होगा, 26 के आसपास ही दिया होगा, ठीक है। अब देखिए नवारिनो खाड़ी में जब युद्ध हुआ तो इसमें देखिए इसमें एक तरफ है यूनान, एक तरफ है देखिए, एक तरफ है यूनान और एक तरफ है कौन? तुर्की। तो यूनान के साथ कौन दे रहा है? फ्रांस। यूनान के साथ कौन दे रहा है? ब्रिटेन। यूनान के साथ कौन दे रहा है? रूस। इधर साथ कौन दे रहा है? मिस्र। तो इस तरह से जो नवारिनो खाड़ी में इसकी जीत हुई और इसकी हार हो गई। तो इसके बाद एक संधि हुआ जिसको बोलते हैं एड्रियानोपल की संधि। जस्ट इसके नीचे यहाँ बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो जस्ट इसके नीचे अगर हम लिख ले, इसके बाद एक संधि हुआ और इसी संधि के तहत जो है 1832 में, है ना, इसी संधि के तहत जो 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिला। लेकिन ये संधि का हुआ 1829 में, ठीक। आगे चल के यूनान को सही से स्वतंत्र कर दिया गया पूर्ण रूप से। तो यूनान का स्वतंत्रता कब मिला? 1832 में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे यूनान किसका उपनिवेश था? तुर्की का उपनिवेश था। यूनान में किस संस्था की स्थापना हुई थी राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाने के लिए? तो हितेरिया फाइल्स की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में। यूनान में जो है कौन व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के थे, जो शहीद हो गए थे यूनान की स्वतंत्रता के लिए? तो लॉर्ड बायरन, ठीक है। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, शहीद हो गए थे यूनान की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। और यूनान के राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी नामक व्यक्ति थे जो यूनान में स्वतंत्रता को लीड कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम को, आंदोलन को। यूनान के साथ कौन दे रहा था? रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तुर्की के साथ कौन दे रहा था? मिस्र। एक युद्ध हुआ नवारिनो खाड़ी में जिसमें जीत किसकी हुई? यूनान की। हारा कौन? ये तुर्की। तो उसके बाद एक संधि हुआ जिसको बोलते हैं एड्रियानोपल की संधि। वो कब? 1829 में। उसी संधि के तहत जो है यूनान को फिर 1832 में एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। अब हमारा बचता है 2 देश और 2-3 देश। एक बचता है हंगरी। ये सब उतना नहीं पढ़ना है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया इसमें। एक है हंगरी, एक देश है हंगरी। तो हंगरी में 2-3 चीज ही याद रखना। हंगरी किसका उपनिवेश था? ऑस्ट्रिया का। अरे गलती हो गया, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया होगा ना, ऑस्ट्रिया का उपनिवेश। यानी हंगरी पर कौन कब्जा किया हुआ? हंगरी पर कौन कब्जा किया हुआ? ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन कब चला? हंगरी में 1848 से कितना मिनट का वीडियो बना? अच्छा, ये 1848 किससे प्रभावित होकर? फ्रांसीसी क्रांति है। आपको याद होगा लुई फिलिप के समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1848 में। उससे प्रभावित होकर हंगरी में जो है शुरू हो गया। हंगरी में लोग जो है विरोध करने लगे सरकार का। तो वहां पर जो है उसके बाद जो हंगरी में आपसे एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा कि हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व, आंदोलनों का नेतृत्व। अगर ये बात आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? कोसूत। क्या बताना है? कोसूत और फ्रांसिस ड्रिक। कोसूत और फ्रांसिस ड्रिक नामक व्यक्ति थे जो हंगरी में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को चला रहे थे। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, समझ याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो हंगरी को जो है राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद हंगरी को स्वतंत्र कर दिया। कब? तो हंगरी को स्वतंत्रता कब मिला? 31 मार्च को। 31 मार्च तो थोड़ा पहले से हो रहा था लेकिन ये गति पकड़ गया। 31 मार्च 1848 को हंगरी को जो है एक मंत्रिपरिषद, स्वतंत्र मंत्रिपरिषद मिल गया। अब वो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र मंत्रिपरिषद मिला। आपको पता होगा 1848 में ही तो मेटरनिक युग भी खत्म हो गया था, मेटरनिक भी चला गया था, वो भी तो कमजोर पड़ने लगा था उधर ऑस्ट्रिया वाला, ठीक है। तो स्वतंत्र मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और इसके बाद तो इसमें कुछ है भी नहीं। हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो हंगरी की राजधानी आपको बुडापेस्ट याद रखना है। हंगरी की राजधानी अगर पूछ ले तो हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट याद रखना। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कहीं कुछ पॉइंट छूट ना जाए आपके लिए। आपको जो जितना इंपोर्टेंट है उतना ही बताया जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप बचा आपका कौन? पोलैंड। फिर बताता है पोलैंड पर जो है, पोलैंड रूस का उपनिवेश था। किसका? रूस का। और पोलैंड को आज़ादी कब मिला पता है? 11 नवंबर 1918 को आज़ाद।
को स्वतंत्र, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है। और पोलैंड में जो है राष्ट्रीय आंदोलन कब से चल रहा था? 1830 से ही चल रहा था, 1830 से ही राष्ट्रीय आंदोलन कब चल रहा था? 1830 से ही। उसके बाद आता है एक कंट्री और, क्या नाम है उसका? बोहेमिया, ठीक है। एक कंट्री और आता है जिसका नाम है बोहेमिया, बोहेमिया। बोहेमिया पे ऑस्ट्रिया का ही उपनिवेश था, ठीक है। और बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का उपनिवेश था, ठीक है। और बोहेमिया में चेक जाति के लोग अधिक थे, चेक जाति के लोग अधिक थे। चेक जाति के लोग अधिक होने के कारण अपना एक अलग स्टेट का मांग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया उसको लास्ट तक बाद में जाके जो है ना, आगे चल के जो है वो तीन जगह मिलके, बोहेमिया कोई देश नहीं है अभी। बोहेमिया में मोराविया और चेक सिलेज़ तीनों मिलके जो है चेक गणराज्य बनाया हुआ है, एक देश बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बोहेमिया को लेकर भी उतना क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बोहेमिया ऑस्ट्रिया का उपनिवेश था। वर्तमान समय में बोहेमिया कोई एक स्वतंत्र देश नहीं है। बोहेमिया एक क्षेत्र है चेक गणराज्य का, ठीक है। और यहाँ पर चेक जनजाति अधिक मात्रा में थी। तो ये आपको इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब कौन सा भारतीय शासक जो है 1789 की क्रांति में से प्रभावित था, ये आपको आंसर कमेंट करना है कि कौन सा भारतीय शासक था जो 1789 ईस्वी की क्रांति से प्रभावित था। आपका बचा इधर कुछ नहीं। ऑस्ट्रिया भी हो गया कि मेटरनी क्यों, अगर पूछ ले आपसे तो 1815 से लेकर 1848 तक वियना सम्मेलन किया, मेटरनी का, और 1848 तक अपना दबदबा रखा, उसको बोलते हैं मेटरनी क्यों। ऑस्ट्रिया का वो था चांसलर। बस इससे ज़्यादा आपसे और कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। अब इस चैप्टर में प्रश्न अभ्यास बनाइए। जो भी प्रश्न में कहीं आपको डाउट आता है उसको कमेंट में कीजिए, सारा प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं, जो भी डाउट वगैरह है उसको आप कमेंट में कीजिए। ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए, आसान भाषा में पढ़ने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को एकदम सरल भाषाओं में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।